हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम कर रहे हैं ईवीएस की प्रिपरेशन सीटेट के लिए। सीटेट प्राइमरी लेवल के लिए हम ईवीएस के क्वेश्चन कर रहे हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और यहाँ पर हम साथ में करेंगे पेडागोजी भी। ईवीएस का पेपर बहुत ईजी आता है और यहाँ से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। जी नहीं, ये गलत है। हाथी जो है अत्यधिक आराम करना पसंद नहीं करते। वो केवल कितना आराम करते हैं, 2 से 3 घंटे ही आराम करते हैं। यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार 200 किलोग्राम होता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। हाथी के 3 माह के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम तक होता है। इन्हें कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है और पानी में खेलना पसंद है। ये भी बिल्कुल बात सही है। हाथी को जो है कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर रॉन्ग। हाथी के बच्चे जो होते हैं और उसमें मादा हाथी ही होती हैं जो उनका झुंड होता है, उसमें नर हाथी नहीं होते। नर हाथी झुंड से अलग रहते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है नीचे। यहाँ पर ए बी सी सही है, बी सी और डी सही है, ए और डी सही है, या केवल बी और सी सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, बी और सी सही है। एक तो हाथी के बच्चे का जो भार होता है वो 200 किलोग्राम तक होता है, और जो हाथी का बच्चे का वजन 200 किलोग्राम तक होता है, और इन्हें क्या पसंद होता है, कीचड़ और पानी में खेलना पसंद होता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 2, देख लेते हैं क्या है। केरल की उच्चतर स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे क्या कहते हैं। केरल में जो सैन्य कला प्रचलित है उसको क्या कहते हैं। थयम, मुडिएट, बेल्लाकाली, या ऑप्शन नंबर डी कलिरीपट्टू। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, केरल की सैन्य कला कौन सी होती है, इसका नाम होता है कलिरीपट्टू। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 3, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को आप जल से कपड़े के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कपड़े से छानकर किसको अलग किया जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। दूध, नमक, चीनी, हल्दी पाउडर, तेल, चौक या रेत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। हम जाएंगे डी के साथ। रेत और चौक पाउडर जो होता है हम इसको छानकर अलग कर सकते हैं, जबकि दूध जल में घुल जाएगा, नमक भी जल में डिज़ोल्व हो जाती है, ये सोलेबल है। नमक और चीनी भी घुल जाती है, हल्दी और तेल भी घुल जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम डी के साथ जाएंगे। चौक और रेत जो है वो जल से छानकर अलग कर लेंगे आप कपड़े के द्वारा, ये जल में नहीं घुलते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 4, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बना है। तो एक ही प्रकार की खाने की सामग्री से कौन सा बना है ये देख लेना है हमें। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ईवीएस के पेपर में। जो ईवीएस का पोर्शन आता है सीटेट में, बहुत सिंपल आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये मैं प्रीवियस ईयर से ही करा रही हूँ आपको। डोसा, पुलाव और खीर, चपाती, दाल, सलाद, हलवा, बिरयानी, जलेबी होगा शायद ये, चलो जेली लिखा हुआ है, इसको ही राइट मान लेते हैं। अचार, इडली, हलवा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डोसा, पुलाव और खीर। इन सब में किसका यूज़ हो रहा है, इन सब में यूज़ हो रहा है हमारा यहाँ पर चावल का। बाकी सब में जो है अलग अलग डिशेज में अलग अलग चीज़ें यूज़ हो रही हैं। जैसे चपाती है, आटा यूज़ हो रहा है, दाल में दाल है, सलाद में सब्जियाँ हैं, हलवा में सूजी है, बिरयानी में चावल है, जेली है। ये सब अलग अलग चीज़ों से बन रही हैं यहाँ पर, जिनमें एक ही प्रकार की सामग्री यूज़ हो रही है, वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 5 में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरक और कीटनाशकों का अधिकार का उपयोग करके धान की फसल को बार बार उगाता है, बार बार क्या करता है, कोई किसान अपने खेत में कीटनाशक का उपयोग कर रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। उगाता है तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा कैसी हो जाएगी। वहाँ पर पूछ रहे हैं कि खेत की मिट्टी को क्या उससे नुकसान हो जाएगा। केवल धान की फसलों के लिए उपयुक्त होगी, ऐसा नहीं है। एक साल में कई फसलों की उपज होगी, ऐसा भी नहीं है। उसी प्रकार के फसलों की उपज भी हो जाएगी, ये भी नहीं है। यहाँ पर होगा कि बार बार अगर उर्वरकों का यूज़ होता है मिट्टी में, तो कीटनाशक डालने से क्या हो जाता है, मिट्टी जो है बंजर हो जाती है, उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 6, मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनाते हैं क्या कहलाती है। और ये जो मुकुल हस्त मुद्रा है ये क्या होती है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं दृढ़ निश्चय, कमल का फूल, फूल तोड़ना, या दृढ़ता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कमल का
फूल। और ये मैं बता देती हूँ कौन सी मुद्रा होती है। जब हम कथकली का मुद्रा बनाते हैं, कथकली एक नृत्य होता है, कथकली नृत्य होता है, तो उसमें क्या होता है, हाथों की मुद्रा बनती है, इसको ही मुकुल हस्त मुद्रा कहते हैं। और उंगलियों के सिरे को जोड़कर क्या करते हैं, कमल का फूल बना लेते हैं। कमल की फूल क्या करती है, उस नृत्य के दौरान बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 7 में देख लेते हैं। एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है, उसको खाने पीने की सलाह दी जाती है। अगर एक व्यक्ति में क्या है, ब्लड की कमी है, तो उसको क्या खाने पीने के लिए दिया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। चुकंदर और पालक का रस, बी में दिया है अनार का रस तथा दूध। दूध का तो यहाँ पर नहीं मतलब हो जाता है, खून की कमी हो रही है। नींबू, नींबू विटामिन सी हो जाएगा तथा जेली अलग हो जाएगी, दोनों अलग हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। खीरा और टमाटर का सूप, तो खीरा और टमाटर का सूप भी अलग हो जाएगा। इन दोनों में खून की कमी वाले कोई ऐसा विटामिन नहीं है जो खून की कमी को पूरा कर सके। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चुकंदर का रस और पालक। इन दोनों में जो है आयरन की अधिकता बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और ये खून की कमी को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए खाना खाने से पहले, देख लेते हैं। फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना चाहिए। फलों और सब्जियों को काटने के बाद नहीं, बिना काटे साबुत धोना चाहिए। भोजन को अधिक देर तक पकाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चावल तथा अनाजों को ढेर सारे पानी से धोना चाहिए, पानी से नहीं धोना चाहिए। ज़्यादा देर धोने से क्या हो जाता है, उनके जो पोषक तत्व और विटामिन होते हैं वो पानी के साथ निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना चाहिए जिसमें उन्हें भिगोया जाता है, जिससे उनके पोषक तत्व जो पानी में आए हैं वो खाने के अंदर ही रह जाएं और बाहर ना निकले। पानी अगर हम डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, पोषक तत्व बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है डी हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 9 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। लौह तत्व आयरन से प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह है। यहाँ पर बताना है कि आयरन सबसे ज़्यादा किन खाद्य सामग्री में पाया जाता है। आंवला पालक गुड़, आंवला पालक टमाटर, आंवला टमाटर गुड़, पालक बंद गोभी टमाटर, आंवला बंद गोभी और गुड़। तो यहाँ पर टमाटर में विटामिन सी हो जाएगा, यहाँ सब में विटामिन सी हो जाएगा। आंवले में विटामिन सी हो जाएगा। आंवले में वैसे आयरन भी होता है। तो सबसे ज़्यादा राइट आंसर सुटेबल क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, आंवला और पालक गुड़। यहाँ पर तीनों खाद्य पदार्थ ऐसे दिए गए हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में जो है क्या है, आयरन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 10, देख लेते हैं 10 में क्या दिया हुआ है। पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। पक्षी क्या करते हैं, निश्चित समय पर अपने पंखों को गिरा देते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। हाइब्रेनेशन, शीत श्वाप या स्ट्रूडुलेशन, झकराना। और ऑप्शन सी और डी और देख लेते हैं। ऑप्शन सी में दिया है मोल्टिंग, झाड़ना या सेलिंग, छीलना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झाड़ना। पंखों को खो देना एक निश्चित समय पर पक्षियों में, इसको क्या कहते हैं, हम मोल्टिंग कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 11 में बात हो रही है किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है। कब कही जाती है कि क्षेत्र में जल की कमी है। सभी घरों को रोज़मर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता है, तो पानी अगर रोज़मर्रा के लिए मिल रहा है तो कमी नहीं कही जाएगी। उस क्षेत्र में पानी के केवल नलों से आता है, ये भी कमी नहीं कही जाएगी। ये कोई बात नहीं होती कि पानी नल से आता है, टैप से आता है या समुद्र से नदियों से मिलता है। प्राप्त होने वाला पानी, पीने वाला पानी व खाने के पानी के लिए असुरक्षित है। जो पानी मिल रहा है पीने और खाने के लिए क्या है, असुरक्षित है, अर्थात साफ़ नहीं है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्राप्त पानी से लोग धोने व सफाई के काम को करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब पानी यूज़ करते हैं तो धोने के लिए भी करते हैं, नहाने के लिए भी करते हैं और खाना बनाने के लिए भी करते हैं। तो ये पानी की कमी नहीं कही जाएगी। पानी की कमी जो कही जाएगी वो कही जाएगी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर किसी क्षेत्र में क्या है, पीने का पानी और खाने का पानी जो है असुरक्षित है, अर्थात ये पानी की कमी हो रही है, तो इसी को पानी की कमी कहा जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं क्या है। कुडुक भाषा में तोरंग का निम्नलिखित अर्थ है। तो कुडुक भाषा में तोरंग को क्या कहते हैं। यहाँ पर वन उत्पाद, ऑप्शन बी में बनबासी या निष्फल वन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वन।
तोरंग जो है वन का पर्यायवाची होता है, हमने हिंदी में भी पढ़ा है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा हिंदी में। तोरंग वन का पर्यायवाची होता है और कुडुख भाषा में तोरंग को क्या कहते हैं, वन कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 13। देख लेते हैं 13 में क्या दिया है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। अगर हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के लिए क्या कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण पर ले जा रहे हैं, तो क्या इंपॉर्टेंट होगा वो बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। क्षेत्र भ्रमण के लक्ष्यों का निर्धारण, कि क्षेत्र भ्रमण में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करना। यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं बी में दिया है यात्रा के माध्यम का चयन। अगर हम पर्यावरण शिक्षण के दौरान क्या ज़रूरी होगा, अगर हम क्षेत्रीय भ्रमण पर जा रहे हैं तो यात्रा के माध्यम का चयन, कि हम किस चीज़ से जाएंगे, बस से जाएंगे, कार से जाएंगे या पैदल जाएंगे, तो ये ज़रूरी नहीं हो जाता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। चर्चा के अवसर सृजित करना, ये सही है। यहाँ पर चिंतनशील जर्नल लिखना व करना, ये गलत हो जाएगा। लिखना, करना, रखना, ये सब कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चर्चा के अवसर सृजित करना। मतलब हम क्षेत्रीय भ्रमण पर जा रहे हैं, वहाँ पर चर्चा करेंगे, बच्चे एक दूसरे से बातें करेंगे, टीचर उनको बताएगी, वे टीचर से पूछेंगे, जो चीज़ें देखते हैं उनके बारे में अपने अनुभव को साझा करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चर्चा के अवसर साझा करना। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 14। पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के किन्हीं 4 चरणों को इंगित करिए। अगर हम पर्यावरण अध्ययन में क्या कर रहे हैं, कोई क्रियाकलाप हमें करना है, कोई कार्य करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उसके लिए कोई 4 चरण हम बताएंगे सही क्रम में। ऑप्शन देख लेते हैं। विषय की पुनरावृत्ति करेंगे, मतलब जो विषय में हमने कुछ पढ़ रखा है उसके बारे में पहले का, तो उसको रिवाइज करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देंगे, एक भली प्रकार आयोजित योजना बनाएंगे, ये एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करेंगे। तो ये गलत हो जाएगा, पुनरावृत्ति आ गया है तो इसी की वजह से ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ये पॉइंट नेगेटिव है यहाँ पर। प्रत्येक विद्यार्थियों को समर्थन देना, विषय वस्तु की पुनरावृत्ति, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन और एक भली प्रकार का आयोजित योजना। तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। भी देख ही लेते हैं एक बार, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है। सी में दिया हुआ है एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, एक भली प्रकार आयोजित योजना, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना और विषय की पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा उसका सही क्रम यही होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऑप्शन बी भी सही था पर वहाँ पर क्रम सही नहीं है, और ऑप्शन डी में भी इसी प्रकार है, तो ऑप्शन डी में भी यहाँ पर क्रम सही नहीं है। भली प्रकार योजना, फिर सकारात्मक वातावरण का सृजन, विद्यार्थियों को समर्थन, विषय की पुनरावृत्ति। सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। एक क्या करेंगे हम, सकारात्मक वातावरण का सृजन करेंगे, पहले पॉजिटिविटी लाएंगे, तभी हम कोई पर्यावरण अध्ययन का जो कार्य है हम सही से कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, एक सकारात्मक वातावरण बनाना पड़ेगा, बच्चों से अच्छे से बातें करनी पड़ेंगी, उनकी बातें जाननी पड़ेंगी, एक योजना आयोजित करनी पड़ेगी कि हम किस तरह से कार्य करेंगे, उसके पॉइंट को हम बना लेंगे, नोट्स कर लेंगे और एक योजना बना लेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देंगे, देखेंगे कि कोई विद्यार्थी जाने से मना तो नहीं कर रहा या कार्य करने से मना तो नहीं कर रहा, तो सभी विद्यार्थियों को क्या करेंगे, समर्थन देंगे और उनको बोलेंगे कि डरने वाली कोई बात नहीं है, टीचर हैं साथ में, तो इसलिए बच्चे कार्य को सही से कर पाएंगे। और विषय की क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे पुनरावृत्ति। अब हमने सब कुछ रेडी कर लिया है, एक वातावरण भी है, आयोजित योजना भी है और विद्यार्थियों का समर्थन भी है, विद्यार्थी साथ में भी हैं, सब कुछ समूह बन गया है। तो अब हम करेंगे विषय की पुनरावृत्ति, जिसके बारे में हमें कार्य करना है, तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं। वर्षा ऋतु में पार्क में घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गई और सभी विद्यार्थियों ने क्या किया, अपने अपने छाते खोल लिए। तो रिया ने पूछा, यदि पौधों के ऊपर बारिश गिरेगी, पौधे गीले हो जाएंगे, तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी। तो उसके जो अध्यापक है उसको क्या करना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है रिया के बारे में। रिया एक क्वेश्चन अपने अध्यापक से पूछ रही है। चलिए उसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि हमारी तरह पौधों को विषाणु से जुकाम लग सकता है। ये बात सही नहीं है। अगर हम विद्यार्थियों को इस तरह की बात बता देंगे और बाद में उन्हें कहीं और से पता लगेगा कि ऐसा नहीं होता है, तो टीचर की जो इमेज है वो विद्यार्थी की नज़रों में क्या हो जाएगी, एक गलत हो जाएगी कि टीचर हमें गलत जानकारी देता है।
तो ऐसा हम उनको नहीं बताएंगे। विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि पौधे विषाणुओं से प्रभावित नहीं होते। इसका कोई पुख्ता सबूत टीचर के पास नहीं है, तो इसलिए वह उसको भी नहीं बता सकता है। ऑप्शन सी में देख लेते हैं, विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधों को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ये बात हम विद्यार्थियों से पूछेंगे कि पौधों को जुकाम लगने से वो कैसे बचा सकते हैं, तो विद्यार्थी क्या करेंगे, जो उनके पास प्रीवियस नॉलेज है इस बारे में, जो किसी के पास जो भी जानकारी है, तो वो साझा करेंगे और बताएंगे कि हमें ये करना चाहिए, हमें उसको कपड़ों से ढक देना चाहिए, हमें उसे ये कुछ खिला देना चाहिए या पिला देना चाहिए। तो हमें वो जानकारी बच्चों से मिल पाएगी कि बच्चे इसके बारे में कितना जानते हैं, अर्थात उन्हें कितना पता है कि जुकाम कैसे लगता है और क्या है। तो वो जानकारी हमें उनसे मिल पाएगी। ऑप्शन डी में देख लेते हैं, सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि विद्यार्थियों से पूछे कि रिया जो ऐसे प्रश्न कर रही है उनके बारे में उनके क्या विचार हैं, कि उनको क्या लगता है कि ये बात सही है या रिया को ऐसा पूछना चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन भी देख ही लेते हैं जो दिए हैं। ए और बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा, या ए और डी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी। ये दोनों पॉइंट जो हैं करेक्ट हैं एकदम। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 16। पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है। पर्यावरण अध्ययन अगर करते हैं तो उसमें क्या सहयोगी अधिगम उपागम है जो हमारी हेल्प करता है अधिगम करने में, तो हमें ये बताना है। देख लेते हैं, समूह में व्यक्तिगत क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। ऑप्शन देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सामूहिक कार्यों के लिए विषयों के मान में वृद्धि होनी चाहिए। मतलब व्यक्तिगत जो क्रियाकलाप हो रहे हैं तो वो बढ़ा देने चाहिए, सामूहिक कार्य हो रहे हैं तो उसमें विषयों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। यहाँ पर मान का मतलब है संख्या की बात हो रही है। ऑप्शन सी में देख लेते हैं, ऑप्शन सी में कह रहे हैं समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि होनी चाहिए, या समूह में शिक्षक के मान में वृद्धि होनी चाहिए। शिक्षकों की संख्या अधिक करनी चाहिए, ये बात भी गलत हो जाएगी। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि होनी चाहिए। अर्थात जो समूह में कार्य किए जा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ा देनी चाहिए, जिससे क्या हो, सारे बच्चे अधिक से अधिक काम करेंगे और अधिक से अधिक एक दूसरे से ज्ञान को साझा करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। तो ये चीज़ जो हो जाएगी बिल्कुल सही हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 17 में देख लेते हैं। 17 में दिया है, रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 के छात्राओं का चयन करती है। प्रधान अध्यापक जो है उसे इस गतिविधि के लिए कुछ और छात्रों का चयन करने को भी कहते हैं। एक टीचर है, उसने क्या करा है, स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कुछ विद्यार्थियों को चुना है, और प्रधान आचार्य जो है वो क्या कहते हैं कि इसमें कुछ और बच्चों को भी शामिल किया जाए। प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की अपेक्षा को संबोधित कर रहा है। जो प्रधान अध्यापक है वो क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या को अपेक्षा को संबोधित कर रहा है, वो हमें बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, विविध अनुभवों के माध्यम से परिवेश के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना चाह रहे हैं। यह परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से प्रक्रिया कौशलों का विकास करना चाह रहे हैं। ऑप्शन सी में देख लेते हैं, प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करना चाह रहे हैं। ऑप्शन डी, समानता, न्याय और मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कर रहे हैं, यहाँ पहचान करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। टीचर जो क्या कर रहे हैं, प्रधानाचार्य, वो कर रहे हैं समानता, सभी बच्चों में समानता, न्याय होना चाहिए सभी बच्चों के साथ, मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि किसी बच्चे को यहाँ पर ऐसा ना हो कि कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं केवल उन्हीं को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाए, सभी को चांस मिलना चाहिए। वो यहाँ पर समानता, न्याय और मानवीय गरिमा के मुद्दों की बात कर रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18 में देखते हैं क्या दिया है। पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति क्या होती है। तो पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन देख लेते हैं, संभव नहीं है, शिक्षार्थियों पर निर्भर होती है। ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है, नवाचार के लिए आवश्यक है, या समय नष्ट करती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डी तो रॉन्ग है, समय नष्ट नहीं करती है, नवाचार के लिए क्या करती है, आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्ति क्या होती है, जो मतलब कोई नई चीज़ों को सक्रिय होकर सीखना, उनमें सृजनात्मकता होना,
तो वो क्या कर रहा है, नवाचार, नई चीज़ों को सिखाने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। बताइए आपको कैसी लगी मेरी ईवीएस की क्लास। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, साथ में पेडागोजी भी कर रहे हैं। अगर आपने अब तक क्लासेस नहीं देखी हैं, चैनल पर नए हैं, तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारी पुरानी वीडियो देखिएगा। और हाथी के बारे में मैंने यहाँ पर डीपली अपनी क्लास में पढ़ाया भी है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। उसके थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ में मैंने लायंस और अदर एनिमल की भी की है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।